नमस्कार दोस्तों, श्रोकला सेज में आप सभी का स्वागत है। अपन ने शुरू करी है कक्षा 12 की ज्योग्राफी संपूर्ण जो अकॉर्डिंग 2024 बोर्ड का एग्जाम जो है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है संपूर्ण शुरू कर रखा है। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक था अपना प्राथमिक व्यवसाय, और प्राथमिक व्यवसाय में अपन कृषि देख रहे थे। 2 भाग इसके बन चुके हैं, आज इसका तीसरा भाग है। काफ़ी लंबा पार्ट है, तो हमने इसको 3 भागों में डिवाइड करके पार्ट इसके अलग अलग बनाए अपन ने। तो आज अपन बात करेंगे इसके आगे वाले भाग की, ठीक है ना। तो प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं को अपन ने शुरू कर रखा है। तो आज जो कृषि के अंदर अपन बात करेंगे रोपण कृषि की। इससे पहले अपन ने कृषि जो है उसमें गहन कृषि, गहन कृषि के अंदर गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि की चर्चा अपन ने कर ली थी, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं रोपण कृषि के बारे में। रोपण कृषि किसे कहते हैं? नाम ही रोपण कृषि है, और रोपण कृषि है क्या? तो कृषि का वह प्रकार कृषि का वह प्रकार जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को रोप कर, यानी अपन इसकी पौध तैयार करके, उसकी पौध लगा करके अपन कह सकते हैं अपनी भाषा में तैयार किया जाता है। जैसे अब कई प्रकार की रोपण कृषि के अंदर फसलें मुख्य रूप से आती है। जैसे इसमें उदाहरण के लिए अपन एग्जाम्पल लें तो चाय, कहवा, कोको, नारियल, रबड़, केला, विभिन्न प्रकार की फसलें आती है जिनकी अपन पौध तैयार, अब एक प्रकार से पौध तैयार की जाती है। पौध तैयार करके मुख्य रूप से इस तरह की फसलें जो है प्राप्ति की जाती है इत्यादि। और भी कई फसलें इसके अंदर शामिल हो सकती है। तो इनको रोप करके अपन कह सकते हैं, या यहां एक शब्द लिख दूं कि पौधे लगाकर इसको अपन तैयार कर लें। तो इस तरह की फसल किस में शामिल होती है? रोपण कृषि में शामिल होती है। दूसरा प्रश्न यहीं से बनता है कि रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, ये प्रश्न भी पूछते हैं। तो मुख्य रूप से कहवा, कोको, चाय, नारियल, रबड़, केला इत्यादि फसलें जो है रोपण कृषि के अंदर प्राप्ति की जाती है। और भी कई प्रकार की होती है इसमें। दूसरा है, अगला प्रश्न है, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी? इसी टॉपिक से रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं। यदि चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और बात छात्रा ने भेजियो जखान भूगोल को सिलेबस अब तक अधूरो है हुई को नहीं, ताकि मन भी लाभ मिल सके भाई, है ना। बहुत ज़रूरी है। आपका उद्देश्य है प्रत्येक छात्र जो है बिन ज्योग्राफी को सिलेबस प्रोवाइड करवाना। तो रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताओ। अब रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताओं की यदि बात आ जाती है तो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? तो सिंपल सी बात है कि ये प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। एक तो पूंजी प्रधान कृषि है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है।
दूसरा मानव श्रम की आवश्यकता, यानी इसमें अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिक लोग ऐसे क्षेत्र में, ऐसे बागानों के अंदर मुख्य रूप से काम करने के लिए, इसी कृषि में काम करने के लिए, से चाय बीनने के लिए, पत्तियां बीनने के लिए उसमें अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें तीसरी विशेषता है कृषि बड़े या विस्तृत फार्मों में की जाती है। ऐसी कृषि है बड़े विस्तृत फार्मों में की जाती है। और चौथी विशेषता इसकी अपन क्या लिख देंगे, इस कृषि में तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तकनीकी व कहें या उच्च प्रौद्योगिकी, है ना, तकनीकी व वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता होती है। ये मुख्य इसकी विशेषताएं हो जाती है। तो कौन कौन सी विशेषता अपन ने लिखी है, पूंजी प्रधान है, अधिक पैसे की आवश्यकता है, मानव श्रम यानी अधिकतर कार्य श्रमिकों से होता है, बड़े कृषि फार्म होते हैं, और तकनीकी व वैज्ञानिक विधि से खेती करनी पड़ती है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। इसके अलावा अन्य विशेषताएं जैसे सस्ते श्रमिक और यातायात विकसित होना भी बहुत ही जरूरी है। अन्य भी कई प्रकार की विशेषताएं इसकी अपन ले सकते हैं। अगला प्रश्न, किस भाग में किस देश के लोगों ने किस तरह का बागान लगाया? तो इस ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि औपनिवेशीकरण के समय रोपण कृषि के तहत रोपण कृषि का विस्तार कहाँ हुआ? ऐसे कर लेते हैं इस प्रश्न को ना, कि रोपण कृषि औपनिवेशीकरण के समय, औपनिवेशीकरण क्या था? जब यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, मुख्य रूप से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विश्व के विभिन्न भागों पर, विभिन्न देशों पर अपना व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, और धीरे धीरे उन देशों को, उन प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। तो उस समय विभिन्न यूरोपीय जो देश थे, जैसे फ्रांस है, डच हॉलैंड है, ब्रिटेन है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इन देशों ने विश्व के विभिन्न भागों में ये गए और वहाँ पे लोगों से ये कृषि करवाई। कौन सी? रोपण कृषि, ठीक है ना, रोपण कृषि करवाई। इसको बागाती कृषि भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? बागाती कृषि भी कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये देखा ना, प्राथमिक कृषि, तो इसका दूसरा नाम यदि अपन यहाँ लिखे मेमोराइज के लिए आपके लिए, तो रोपण कृषि या बागाती कृषि, ये भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो कहाँ किन किन भागों में इस कृषि का विस्तार हुआ, तो उसकी यदि अपन बात करेंगे तो उत्तर लिखेंगे इसका विश्व के विभिन्न भागों में। जैसे फ्रांसीसी आए थे तो पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ की पौध लगवाई। फ्रांसीसियों ने कहां पे? पश्चिमी अफ्रीका में। पश्चिमी अफ्रीका में किसकी?
कोको व कॉफी की पौध लगवाई। दूसरा, अन्य देश भी गए थे यहां पे दूसरे, जैसे ब्रिटेनवासी भारत और लंका में आए, ब्रिटेनवासियों ने, अंग्रेज अपने आए थे ना भारत व श्रीलंका में, चाय की खेती करवाई, चाय के बागान लगवाए। वह मलेशिया के अंदर, कहां पे, मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए। ठीक है, रबड़ के बागान लगाए थे। और दूसरा है पश्चिमी द्वीप समूह में, इसी ने पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बागान लगाए। तो यहां पे रबड़ के साथ साथ में ब्रिटेन वासियों के बारे में लिख लेते हैं। तो रबड़ के बागान, वह यहां गया अपना पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केला, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना व केले के बागान लगाए। इस प्रकार से ब्रिटेन जो था उसने अपने उपनिवेशों में कहां का, भारत श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबड़ और पश्चिमी द्वीप समूह में केले और गन्ने के बागान लगवाए। अन्य भागों में क्या किया उन्होंने, देखो दूसरे प्रदेशों में किस, जैसे अमेरिका वासी जो थे, तीसरा भाग, अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में, कहां पे, फिलीपींस में गन्ना व केले के बागान लगवाए। ठीक है, फिर बचा गया इंडोनेशिया में, सॉरी गन्ना व नारियल, माफ कीजिएगा भाई, यहां पे गन्ना व नारियल के बागान लगवाए। ठीक है, इस प्रकार से विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बागाती कृषि, रोपण कृषि का प्रारंभ कब हुआ, औपनिवेशीकरण के समय। जब उपनिवेशीकरण चल रहा था, विश्व के यूरोपीय जो राष्ट्र थे विभिन्न क्षेत्रों में अपने उपनिवेश स्थापित कर रहे थे, उस समय यह कृषि प्रारंभ हो जाती थी। ठीक है ना। उसके बाद में अगला बिंदु अपना है, तो अपन ने शुरू कर रखा है बागाती कृषि या रोपण कृषि के संदर्भ में। अगला प्रश्न है कि रोपण कृषि विश्व में किन किन भागों में की जाती है। ठीक है, तो रोपण कृषि या बागाती कृषि विश्व में कहां कहां की जाती है। तो विश्व के कौन से क्षेत्र है जहां पे रोपण कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। तो जितने भी घास के मैदान अपन देख रहे हैं, जितने भी घास के मैदान हैं, सॉरी ये तो चर्चा अपन ने कर ली थी रोपण कृषि के संदर्भ में, तो अपन ने चर्चा कर ली है कि किन किन भागों में रोपण कृषि की जाती है। प्रश्न तो कर लिया ऑलरेडी। ये आ गया ना,
जहाँ जहाँ बागान लगे थे कॉफ़ी का व नारियल ब्रिटेन वासियों ने और अमेरिका वासियों ने। तो ये तो आ गया प्रश्न, ठीक है भाई, ये तो आ गया, माफ़ कीजिए, ये प्रश्न तो अपना हो चुका है। अगला है एक प्रश्न प्राय पूछते हैं, फेजेंडा क्या है? तो फेजेंडा क्या है? तो ब्राज़ील में, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी के जो बागान है उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है, पर भाई कई बार पूछ लिया गया है कि फेजेंडा है क्या, ठीक है। अगली कृषि है, अगला प्रश्न रहेगा साथियों अपना, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, अब नाम ही इसका क्या है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में मुख्यतः क्या बोया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में मुख्यतः क्या बोया जाता है। तो विशेष रूप से साथियों इसकी अपन बात करें तो यह है कृषि जो है उसमें मुख्यतः गेहूं बोया जाता है। क्या बोया जाता है? गेहूं बोया जाता है, ठीक है। कौन सी फसल मुख्य रूप से इस भाग में? गेहूं की फसल बोई जाती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अपना यहां, थोड़ा इसमें विस्तृत और है, देखिए। मुख्यतः इसमें शब्द लिख दिया मैंने, मुख्यतः क्या बोया जाता है? तो मुख्यतः इसमें गेहूं बोया जाता है। कुछ अन्य फसलें भी इसमें इसी में लिख देते हैं प्रश्न में। इसके अलावा जो राई, जई व मक्का, बोया जाता है। तो मुख्यतः क्या हो गया? गेहूं, ठीक है ना। इसी में मैंने नया प्रश्न न बना करके इसके अलावा क्या बोया जाता है? तो जो राई, जई और मक्का इसमें बोया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि विश्व के किन भागों में की जाती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि विश्व के किन भागों में की जाती है? तो विश्व के किन भागों में ये की जाती है, यदि ये पूछ ले तो इसका आंसर अपन क्या लिख देंगे कि विश्व के से कौन से भाग है जहां पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है? तो इसका उत्तर है मध्य अक्षांशों के
अर्ध शुष्क भागों में मध्य अक्षांशों के अर्ध शुष्क भागों में मुख्य रूप से ये कृषि है वो की जाती है। इसकी विशेषता क्या है? अगला प्रश्न बना लिया अपन कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताएं बताओ। नाम ही विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, तो इसकी विशेषता यदि अपन देखेंगे तो क्या हो जाती है इसकी? मुख्य रूप से एक तो पूंजी प्रधान है, ठीक है ना, और इसमें पहली विशेषता है खेतों का आकार विस्तृत होना। दूसरा, कृषि यंत्रों का सर्वाधिक उपयोग। तीसरा, कृषि सर्वाधिक यंत्रों का सर्वाधिक उपयोग और प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा, क्योंकि इसमें कम लोग, बड़े खेत में कम लोग इसमें कृषि कार्य में लगे रहते हैं, तो प्रति व्यक्ति कह दो चाहे प्रति कृषक के उत्पादन इसमें ज्यादा होता है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं पाई जाती है। क्या है? खेतों का आकार विस्तृत होता है, कृषि में यंत्रों का सर्वाधिक उपयोग होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन इसमें ज्यादा होता है, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा होता है, क्यों, किस कारण से? तो इसका कारण क्या है कि इसमें बड़े फार्म होते हैं और बहुत ही कम लोग इसमें कृषि कार्य में लगे होते हैं। अगला प्रश्न, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि विश्व में कहां-कहां की जाती है? तो विश्व में कौन से क्षेत्र है जहां विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है? तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान, विश्व के प्रमुख घास के मैदान में यथा यूरेशिया के स्टेपेज, यूरोप और एशिया के स्टेपेज, यूरेशिया के कौन से स्टेपेज, यूरेशिया के स्टेपेज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका के पंपास, और अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका का वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, व न्यूजीलैंड के कैंटरबरी में की जाती है। तो कौन कौन से भाग हो गए?
विश्व के प्रमुख वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र विश्व के अंदर कहाँ कहाँ, तो विश्व के कौन कौन से क्षेत्र मुख्य रूप से हो गए यहाँ पे, तो अपन यथा यूरेशिया, यूरोप और एशिया के घास के मैदान, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उसको स्टेपीज कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका वाले को प्रेरीज कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका वाले को पंपास कहते हैं, ठीक है, और दक्षिणी अफ्रीका वाले को वेल्डस कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले को डाउन्स कहते हैं, और न्यूजीलैंड में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कैंटरबरी कहते हैं, कैंटरबरी कहा जाता है। तो इन घास के मैदानों में मुख्य रूप से कौन सी खेती की जाती है भाई, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न, अब इसके मानचित्र में यदि थोड़ा सा अपन इसको देख लें, मानचित्र विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के विश्व में कौन कौन से क्षेत्र है जहां पे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है वो की जाती है। मानचित्र इसका भाई डाला तो था, देखो मिल ही नहीं रहा। चलो इसमें तो डाला तो था, लेकिन अपन थोड़ा सा अंदाज लगा लेते हैं, दूसरे कलर से अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर से ले लें। अपन घास के मैदान, तो यूरोप और एशिया के मध्यवर्ती जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, तो यहाँ जो घास के मैदान है उसको स्टेपी कहा जाता है, और उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है इनको प्रेरीज कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको पंपास कहते हैं, ठीक है ना। और अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका वाले यहाँ जो घास के मैदान है उसको, अफ्रीका वाला हो गया अपना वेल्डस ना, वेल्डस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान मुख्य रूप से पाए जाते हैं उसको डाउन्स कहते हैं, और न्यूजीलैंड वाले घास के मैदान कैंटरबरी। इस प्रकार से ये घास के मैदान है विश्व के, यहाँ विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है, वाणिज्य कृषि यह कृषि की जाती है, ठीक है। तो यहाँ मानचित्र में यदि दर्शाना हो तो इजीली अपन दर्शा सकते हैं, यानी संपूर्ण क्षेत्र जो है इसमें डाउन्स है, कैंटरबरी है, वेल्डस है, और स्टेपीज और प्रेरीज जो प्रदेश है उनमें, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है अपना, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मिश्रित कृषि की बात आती है तो सिंपल सा उत्तर अपन लिखेंगे भाई, इसका सिंपल सा शॉर्ट सा उत्तर लिखेंगे कि कृषि के साथ साथ, कृषि कार्य के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। कृषि कार्य के साथ क्या करना, पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। अब विश्व में कई ऐसे क्षेत्र है जहां पे मिश्रित कृषि की जाती है, तो कौन कौन से क्षेत्र है विश्व के। मिश्रित कृषि विश्व में कहां कहां की जाती है, वो प्रश्न आप ले लियो भाई। इको उत्तर अपन सिंपल का विश्व का कौन कौन सा भाग है जहाँ मिश्रित कृषि की जाए, तो विश्व के कौन कौन से ऐसे भाग है जहाँ पे ये खेती की जाती है,
तो इसमें अपन देखें तो टॉपिक ले अपन क्षेत्र ले उत्तरी पश्चिमी यूरोप, जिसमें खेती के साथ साथ में पशुपालन भी होता है। तो एक तो हो गया उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ठीक है। उसके बाद में अपना क्षेत्र आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यहाँ यह कृषि की जाती है। उसके बाद में यूरेशिया, यूरेशिया के क्षेत्र व दक्षिणी गोलार्ध के समशीतोष्ण भाग, ये प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका का यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ठीक है। यानी अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, उसका पूर्वी भाग। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इसको यदि अमेरिका पर मान लें तो इसका ये वाला क्षेत्र, इसका पूर्वी भाग, ठीक है ना। मानचित्र में पर देख लेंगे अपन। और यूरेशिया के क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध के समशीतोष्ण जो भाग है, वहां पे मुख्य रूप से कौन सी कृषि की जाती है? मिश्रित कृषि की जाती है, ठीक है। अब मानचित्र में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र अपन देखते हैं। देखो, कोई भी मानचित्र अपन ले लेंगे, यह मानचित्र अपन ने ले लिया है। तो इसमें प्रमुख क्षेत्र है कौन कौन से, किसके? मिश्रित कृषि के। तो इनको अपन देखेंगे इस हाइलाइटर से, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं अपन। ये तो हो गया अपना अमेरिका, अमेरिका का पूर्वी भाग। तो ये भाग जो है ना, ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ठीक है। यहां पे कौन सी कृषि की बात करें अपन? मिश्रित खेती की बात करें। कौन सी की बात करें भाई? मिश्रित खेती की बात करें, ठीक है। और बी के अलावा यूरेशिया का क्षेत्र, ठीक है। तो यूरेशिया का ये वाला भाग, पश्चिमी यूरोप और यूरेशिया। तो पश्चिमी यूरोप, ये पूरा पूरा पश्चिमी यूरोप आ गया इस भाग में। और यह यूरोप और एशिया का भाग, यहाँ पे मिश्रित कृषि की जाती है, ठीक है। उसके बाद में इसका कुछ क्षेत्र है दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका में ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सी कृषि की जाती है? मिश्रित खेती की जाती है, ठीक है ना। तो ये दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी भाग आ गए इसमें, समशीतोष्ण भाग। और दक्षिण अमेरिका में कुछ क्षेत्र यहाँ है। इन भागों में मुख्य रूप से अर्जेंटीना का क्षेत्र है, कुछ ब्राज़ील का ये भाग है। तो इस भाग में मिश्रित कृषि की जाती है। तो मानचित्र में दिखाना हो तो ये वाला क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का पूर्वी, यूरेशिया, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी क्षेत्र, और दक्षिणी अमेरिका का कौन सा भाग हो गया? पूर्वी क्षेत्र, तटीय भाग। तो यहाँ इन भागों में मुख्य रूप से कौन सी खेती होती है? मिश्रित कृषि की जाती है, ठीक है। तो इसमें अपन खेती के साथ साथ में मुख्य रूप से पशुपालन करते हैं और खाद्यान्न, जैसे इसमें गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का, चारे के साथ साथ में मवेशी पालते हैं। इसमें मवेशी भेड़, सूअर या कुकुर आदि पाले जाते हैं। अगला बिंदु है कि मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? मिश्रित कृषि की विशेषताएं बताओ। तो विशेषता कौन कौन सी होगी इसके अंदर?
तो विशेषता में वैसे तो अपन मिश्रित कृषि की बात करें तो ये पूंजी प्रधान है। कैसी है? पूंजी प्रधान है मुख्य रूप से। तो इसका उत्तर अपन क्या लिखेंगे? इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता है। ठीक है। और मिश्रित खेती है तो विस्तृत खेतों की आवश्यकता, विस्तृत फार्म हाउस चाहिए, यह बहुत जरूरी है। ठीक है ना। विस्तृत इसमें फार्मों की आवश्यकता है और साथ साथ में अधिक पूंजी, अधिक पूंजी की, सॉरी ये तो हो ही गया ना, पूंजी प्रधान हो गया। इसके साथ साथ में अन्य विशेषता है रासायनिक व जैविक खाद का उपयोग। तो इसमें पूंजी प्रदान है, विस्तृत क्षेत्र पर यह कृषि की जाती है और रासायनिक और जैविक खाद का उपयोग और कुशल व प्रशिक्षित कृषक आदि, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। किसकी? मिश्रित कृषि की। ठीक है ना। उसके बाद में अगला बिंदु अपना है डेयरी कृषि किसे कहते हैं। हालांकि 4-5 बिंदु इसके रहे हैं। डेयरी कृषि किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, उत्तर क्या हो जाएगा? डेयरी कृषि का मतलब क्या हो जाएगा? लाभ कमाने के उद्देश्य से दुधारू पशुओं को पालना। सिंपल भाषा में यही लिखेंगे अपन, शॉर्ट एंड स्वीट्स। लाभ कमाने का उद्देश्य क्या रहता है डेयरी कृषि का? दूध बेचकर लाभ कमाना। तो उन पशुओं को अपन पालते हैं जो दुधारू होते हैं और उनसे अधिक लाभ कमाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना कि डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषताएं। डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी? अब भाई विशेषता डेयरी कृषि की क्या है? तो विशेषता क्या हो गई? बात पशु है तो दुधारू पशु पालना, सामान्य सा बिना दूध देने वाले पशु इसमें नहीं पाले जाते। दूसरा क्या हो गया इसमें? यह है नगरों के समीप की जाती है, क्योंकि दूध की डिमांड अधिकतर कहाँ रहती है? नगरों में। गांव में तो वैसे ही लोग पशुपालन करते हैं, तो नगरों के आसपास में इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। दूध खराब नहीं हो इसके लिए प्रशीतकों की आवश्यकता, यानी रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक केंद्र, भंडारण केंद्र है होने चाहिए। तो ये इसकी आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से डेयरी कृषि की यह विशेषता पाई जाती है।
इसके अलावा नगर तक, जिस भाग में डेयरी कृषि की जा रही है वहां से नगर तक दूध को पहुंचाने के लिए सस्ता व सुविकसित परिवहन तंत्र की आवश्यकता। तो ये प्रमुख बिंदु है जो किसकी विशेषता बताते हैं, डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषता बताते हैं। तो इस प्रकार से अपन लिखेंगे तो इजीली इसको क्लियर कर लेंगे। अगला प्रश्न अपना बनता है कि डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। प्रमुख क्षेत्र कौन से है। तो डेयरी कृषि की बात आती है तो भाई कौन कौन सा क्षेत्र है। आपने डेयरी कृषि का क्षेत्र की बात करा तो पश्चिमी यूरोप डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र में पश्चिमी यूरोप, कनाडा और न्यूजीलैंड। ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप, कनाडा और न्यूजीलैंड, ठीक है ना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो पड़ोसी क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में भी मुख्य रूप से ये खेती की जाती है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि यह प्रश्न पूछा भी गया है बहुत बार। भूमध्य सागरीय कृषि किसे कहते हैं, बहुत बार पूछा गया, कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका उत्तर लिख दिया अपनी भाषा के माई, लियो जी। भूमध्य सागर के समान जलवायु वाले भागों में की जाने वाली कृषि कौन सी होती है, भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से भाग है, कौन कौन से फसलें बोई जाती है। इसमें मुख्यतः खट्टे फलों की खेती की जाती है। खट्टे फल यथा विशेषकर अंगूर, अंजीर, संतरा, नींबू, ठीक है ना, आदि की खेती की जाती है। काएं बोए भाई, अंगूर, अंजीर, संतरा और नींबू, खट्टे फल जो है मुख्य रूप से उन्हीं की खेती की जाती है। अब एक प्रश्न और बैठा हूं, अपन बना लिया, विश्व में भूमध्य सागरीय कृषि कहां कहां की जाती है। इसके 5 क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है, 5 क्षेत्र। पांच कौन कौन से,
एक तो आ गया अपना भूमध्य सागर के आसपास वाला क्षेत्र, यानी भूमध्य सागर है उसके आसपास वाला क्षेत्र। भूमध्य सागर के पास। एक जगह और दे रखी है इसमें, देखो, दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया। दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक। एक तो वो भाग हो गया आपने। दूसरो मध्यवर्ती चिली, मध्यवर्ती चिली। तीसरो दक्षिणी कैलिफोर्निया। चौथो दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग है ना, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग। और पांचवा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भाग। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भाग। आ ले भाई, ये 5 भाग समझ में आयो। भूमध्य सागर के पास में उत्तरी यूरोप, दक्षिण यूरोप का दक्षिणी भाग, अफ्रीका का उत्तरी भाग। भाई अफ्रीका का उत्तरी भाग भूमध्य सागर से लग रहा है, यूरोप का दक्षिणी लग रहा है। वहाँ अफ्रीका के ट्यूनीशिया से लेकर अटलांटिक तट तक। मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भाग। मुख्य रूप से ये कितने क्षेत्र है? 5 क्षेत्र है जहाँ पे भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। यहाँ पे विशेष रूप से खट्टे फलों की खेती की जाती है और खट्टे फलों में विशेषकर अंगूर की खेती की जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपना है ट्रक फार्मिंग। पूछा गया भाई, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रकों द्वारा उपनगरीय क्षेत्रों से, नगरों के सीमांत क्षेत्रों से फल सब्जियों को नगर में पहुंचाने की क्रिया। नगर में पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग कहलाती है। सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? उत्तरी अमेरिका में। यही लिख दूं इसमें, सर्वप्रथम ट्रक फार्मिंग उत्तरी अमेरिका में शुरू, संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू की गई। आलियो आगो तो कोई ज़्यादा कोई हार्ड है कौन? अगला प्रश्न है भाई उद्यान कृषि।
तो इसमें जो ट्रक फार्मिंग है, इसमें फल सब्जियों की खेती है और नगरों के आसपास में फल सब्जियों को उगाना ही उद्यान कृषि है ना। ये भी पूछा गया है, उद्यान कृषि क्या है। तो ये भी वही बात है, नगरों के पास फल सब्जी व पुष्पों की कृषि क्या कहलाती है, उद्यान कृषि के नाम से जानी जाती है। नगरों के पास में फल सब्जियों की और पुष्पों फूलों की खेती, पुष्प की खेती जो है मुख्य रूप से क्या कहलाती है, वही उद्यान कृषि कहलाती है। ठीक है, आगे चलना, सहकारी कृषि। सहकारी कृषि किसे कहते हैं, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बता दिया, सहकारी कृषि अधिक लाभ कमाने के लिए, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से विभिन्न कृषक एक समूह में एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि करे तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। ठीक है, यह हो गया सहकारी कृषि। अब सहकारी कृषि का प्रारंभ कहाँ हुआ, कहाँ का मुख्य रूप से ये चली, तो सहकारी कृषि विश्व में सहकारी कृषि का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो किन किन भागों में मुख्य रूप से ये खेती की जाती है। तो इसका यदि अपन उत्तर देखेंगे तो सहकारी खेती मुख्य रूप से कहाँ कहाँ की जाती है, तो डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम और स्वीडन। डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम व स्वीडन, ये है भाई। इन भागों में मुख्य रूप से कौन सी खेती की जाती है, सहकारी कृषि की जाती है। ठीक है ना, सहकारी कृषि का प्रारंभ है तो यूरोप से माना जाता है। फिर आता है सामूहिक कृषि। का प्रारंभ कहाँ हुआ, एक शब्द आता है कोलकहोज, क्या है, यह प्रश्न पूछा भी गया है कई बार। तो यह एक खेती का प्रकार ही है। सोवियत संघ में
सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? कौल खोज या कौल खोज कहते हैं। अब शब्द आया यहाँ पे, नया शब्द आया है सामूहिक कृषि। तो सामूहिक कृषि क्या हो गया? किसमें खूब कई कृषक मिलकर के सामूहिक श्रम करते हैं और उत्पादन जो है स्वामित्व है, उत्पादन के साधन जो है उनका स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता है। इस प्रकार से सोवियत सामूहिक रूप से की गई जो कृषि है उसको सामूहिक कृषि के नाम से पुकारते हैं। ठीक। फिर आता है अगला बिंदु, खनन। तो खनन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? खनन क्या है पहले तो ये देख लें। तो इको उत्तरा पर सिंपल भाषा में क्या लिखा? जमीन से खोद कर खनिज निकालने की विधि, निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। ठीक है। अब खनन की विधि कौन कौन सी है? खनन की प्रमुख विधि कौन कौन सी है? उत्तर खनन की विधियां हो गई, एक तो कूप की खनन, एक तो होती है इसमें कूप की खनन और एक होता है आखनन। अब इसमें क्या होता है? आखनन में तो धरातल के ऊपरी भाग के जो खनिज है, इसमें क्या होता है? धरातल के ऊपरी भाग से खनिज निकालना। अब इसमें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना पड़ता, ठीक है ना। ऊपरी भाग से खनिजों को निकाल लिया जाता है। और ये जो कूप की खनन है, इसके अंदर अधिक गहराई से खनिज निकालना, अधिक गहराई से खनिज निकालना। अब भाई अधिक गहराई से खनिज निकालने का कौन से ऐसे खनिज है जो काफ़ी गहराई से कूप की खनन कुआं खोद के निकालना पड़ता है हमें? तो इसमें निकालना, जैसे कोयला काफ़ी गहराई में होता है तो हमें इसी रूप में निकालना पड़ता है। गैस प्राकृतिक गैस होती है, तेल जो खनिज तेल होता है वो, ठीक है ना। और ऊपरी भाग में क्या क्या मिल जाता है? जैसे अपने को चूना पत्थर आसानी से ऊपरी भाग में ही मिल जाता है, जिप्सम मिल जाता है। तो इनको तो काफ़ी गहराई में खनन करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो ये खनन जो है इसकी प्रमुख दो विधियां यहाँ पे है। हालांकि कूप की खनन और आखनन, इसमें दो शब्द और आते हैं, तो धरातलीय और भूमिगत खनन, दो वर्ड और आते हैं। तो इसमें यही देख लें इनको। जो कूप की खनन है, ठीक है ना, उसका बोलते हैं भूमिगत खनन, भूमिगत खनन। और जो आखनन है उसको बोलते हैं धरातलीय खनन। बस आइए दो बिंदु, ठीक है ना। ऊपरी भाग से खनिज को खोद के निकालना आखनन या धरातलीय खनन कहलाता है। और कूप की खनन अधिक भूमिगत खनन होता है, अधिक गहराई से विभिन्न प्रकार के खनिजों को खोद के निकालना। अब खनिज कौन कौन से था? कोयला गहराई में होता है, प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक खनिज तेल जो होता है काफ़ी गहराई में पाए जाते हैं। चूना पत्थर और जिप्सम वगैरह है ये ऊपरी भाग में ही उपलब्ध हो जाते हैं, तो इनको आखनन के माध्यम से प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये थे प्रमुख इस लेसन के प्राथमिक क्रिया के प्रमुख प्रश्न। और मेरे हिसाब से टोटल इसमें प्रश्न आ जाते हैं। एक प्रश्न
और है उसको चलो लिख ही लेते हैं अपन कि खनन कार्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। तो खनन कार्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो इसकी चर्चा करते हैं। इसमें दो कारक है, एक तो है भौतिक कारक, एक तो है भौतिक कारक। इसमें आता है खनिज की उपस्थिति, निक्षेप, है ना, खनिज की उपस्थिति, निक्षेप हुआ है, आकार। अब खनिज किस आकार में है, कितना गहरा है, कितना निक्षेप उसका पाया जाता है। और दूसरा कारक आता है आर्थिक कारक। दूसरा कारक कौन सा है भाई, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या लिखना होता है, खनिज की मांग, खनिज की मांग, तकनीकी उपयोग व अवसंरचना आदि। तो ये प्रश्न प्राथमिक क्रिया के टोटल हो गए अपने। तो इसमें दो है, भौतिक कारक खनिज की उपस्थिति, निक्षेप और आकार क्या है, और आर्थिक कारक में मांग कितनी है, तकनीकी क्या है अपने पास में, उसका उपयोग किस रूप में हो रहा है, और उसकी अवसंरचना क्या है आदि। इसकी दो प्रमुख कारक ऐसे हैं जो खनिज के कार्य को, खनन कार्य को प्रभावित करने वाले होते हैं। तो यहाँ से बनने वाले टोटल प्रश्न भाई अपने डाल दिए हैं। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसके लिए भी आपको बता दिया गया है। अब संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण लेसन डाल दिया गया है। आगे अपन अगले टॉपिक के लिए, अगले बिंदु के लिए चर्चा अपन अगले पार्ट की करेंगे, जिसमें अपने द्वितीय क्रियाकलाप जो है उसकी बात करेंगे। उसमें कौन से टॉपिक क्या हटे हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे विनिर्माण उद्योग के अंदर, और जो चैप्टर में है उसी की अपन बात करेंगे। तो आप जरूर हमारे इसे सर्वा क्लासेज के माध्यम से संपूर्ण भूगोल तैयार कर लें। अकॉर्डिंग जो बोर्ड का सिलेबस है उसके अनुसार अपन आपको संपूर्ण सिलेबस दे रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए तकनीकी, नए सिलेबस के साथ में। तब तक आप देखते रहिए सर्वा क्लासेज। धन्यवाद।